ऊपर से लगा लेफ्ट राइट। सवाल तो कॉमन है बहुत। स्टडी पर फोकस करना है। स्टडी पर फोकस करना है मतलब किसी सब्जेक्ट पर या कुछ सब्जेक्ट पर फोकस करना है, बाकी इस पर अपने आप हो जाता है। हाँ, किस में नहीं होता है? बात यही समझना है। हमारा फोकस स्टडी पर नहीं है, नहीं बोल सकते। हमारा फोकस उस सब्जेक्ट पर नहीं होता है जो सब्जेक्ट में या तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, या इंटरेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आता है। करेक्ट है ना? और समझ में क्यों नहीं आता, इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो टीचर हमको सही से समझा नहीं पाते, सब हाँ बोरिंग वे में समझाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना, बोरिंग वे में समझाते हैं। या फिर हमको लगता है इससे ये पढ़ के क्या करेंगे, मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट्स में है, मैथ्स क्यों पढ़ूं मैं, ये भी होता है। तो यहाँ पर बात ये है कि सबसे पहले तो हमें एजुकेशन का महत्व समझना है। एजुकेशन का महत्व समझ रहे हैं तो हम बाकी एटलीस्ट जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ते जाता है, हम क्लास के हिसाब से उस सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट देते हैं, उसको पास करते चले जाते हैं। बचपन में हमको स्टोरीज के माध्यम से, पोएम के माध्यम से सिखाया जाता है तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसको याद कर लेते हैं, है ना। थोड़ा एक्शन वैक्शन के साथ सिखाया जाता है तो उसमें भी इंटरेस्ट आ जाता है, तो हम उसको आगे लेते जाते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ते चले जाता है। हम पास होते हैं, आगे के क्लास में जाते हैं, लेकिन आगे के क्लास में जाते हैं तो हमारे ये एक्शन कम हो जाते हैं, है ना। एक्शन कम हो जाते हैं, स्टोरीज कम हो जाते हैं, विषय गंभीर हो जाते हैं। अब टीचर बैठे हैं यहाँ पे, जो पहले याद करते थे तो बड़े हाँ बहुत जोर जोर से याद करते थे ना, तो एकम दो, दो दूनी चार, चिल्ला चिल्ला कर करते थे। अब वैसा करने को नहीं मिलता है ना। फिर उसको बोलते हैं कि नहीं आप इसको समझो, और इसको सब उतना तक ही सीमित नहीं है, बहुत गंभीर होते चले जाते हैं। आपको टीचर के तरफ ध्यान से सुनने की आदत डालनी पड़ती है। जो विषय समझाया जाता है वो विषय की तरफ फोकस किया जाता है, टीचर की तरफ। किसकी तरफ फोकस करते हैं हम? फोकस किसकी तरफ करते हैं? नहीं, हम टीचर की तरफ फोकस नहीं करते, इसलिए तो हमको आता नहीं है। हम परीक्षा की तरफ फोकस करते हैं। ये परीक्षा के लिए हम कैसे तैयारी, पास होने के लिए, समझ में आ रहा है? पास होने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्लास में सबसे पहले टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ फोकस करना है, सीखने के लिए, है ना। और वो फोकस करोगे तो कौन सी बात समझ में आई, कहाँ पे ऐसा हुआ कि ये बात समझ में नहीं आई, ये हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। बीच में कहीं शुरू में समझ में आया, बीच में कहीं समझ में नहीं आया, हम वो मिस कर दिए और हमने क्वेश्चन नहीं पूछा तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आता है। तीसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। हमको समझ में नहीं आया, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, फिर से है ना, कि टीचर ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आया पूछो, तो आप में तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको टीचर बताएंगे। लेकिन पूछा और टीचर ने कहा थे क्लास में अभी तक, सुना क्यों नहीं, तो वो दोबारा फिर पूछता नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा बचपन, प्राइमरी से ही हमारी जो आदतें होती है ये ऐसी होनी चाहिए कि हमको तो क्वेश्चन पूछने की आदत रहनी चाहिए। दूसरा, टीचर को ध्यान से सुनने की आदत होनी चाहिए। उसके बाद में हमें ये होना चाहिए कि जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको घर में जाकर रिपीट करना है।
कितने लोग करते हैं? उसको लिखकर देखते हैं, बहुत अच्छे। मैथ्स नहीं करके देखते हो? और हाँ, ये आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, वो सिर्फ मेरे लिए भी नहीं है। सबके लिए, मैं सबके लिए कह रही हूँ। आप ऐसा मत समझो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो वैसा आई नो, हम आपको नहीं समझ रहे। सभी बच्चों के लिए है बेटा। मैंने क्या कहा? सब बच्चों का, सभी टीचर का कहा, सभी। लेकिन क्या है ना, एक टारगेट हो जाता है, जो पूछते हैं उसको टारगेट मान लिया जाता इसीलिए प्रश्न पूछने से डरते हैं। है। इसीलिए प्रश्न पूछने से भी डर जाता है। अकेले के लिए नहीं, ये I बाजू know. में बैठा ये फेल ही है। बात क्या है ना, बहुत बार हमने देखा है जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो अपने लिए नहीं पूछता है। लेकिन जैसे तुमने सबके लिए पूछा, मैं तुम्हें सबके लिए बता रही हूँ। समझ में आ रहा है ना? तुम अकेले नहीं सुन रहे हो, सुन कौन रहा है? सब। इसलिए मैंने टीचर का भी उदाहरण दिया। यहाँ पे सब ने जवाब इधर से भी आ रहा है, ये भी बोल रहे हैं हाँ हमारा ध्यान नहीं रहता है ना? टीचर यानी कैसे हम पढ़ते हैं ये सभी का है। लेकिन क्या होता है ना, जो रिस्पांस देता है हम उसी की तरफ देखते हैं, जो रिस्पांस नहीं देता उसकी तरफ हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि बोलने वाले को भी रिस्पांस की जरूरत होती है ना? तो मेरा नजर इधर जा रहा है क्योंकि आप रिस्पांस दे रहे हो, मेरा नजर इधर जा रहा है क्योंकि ये रिस्पांस दे रही है। समझ में आ रहा है? क्लास में टीचर ऐसे करते जो जिसका ध्यान नहीं रहता उसको चौक फेंक के मारते। हाँ नहीं, ध्यान सबका है, ध्यान सभी का है, सभी ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं दे रहे, है ना? हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी वही है ना, ये क्लास ही है। नहीं तो अभी आप मैं चौक करने बार से एनीवे चलो, तो यहाँ पर हमको मैंने पूछा कितने लोग घर में जाकर जो पढ़ाया जाता है उसको रिपीट करते हैं, तो कम से कम 5-6 हाथ ऊपर हो गए, जबकि सब करते होंगे लेकिन हाथ ऊपर करने में भी डर रहे हैं, है ना? सबको होमवर्क मिलता है, होमवर्क भी सबको मिलता है, लेकिन होमवर्क के साथ हम क्या सोचते हैं घर में जाकर? सिर्फ होमवर्क करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा काम जो क्लास में पढ़ाया गया और वो होमवर्क में नहीं दिया तो उसको हम करना टाल देते हैं। समझ में आ रहा है? होता है ना, होमवर्क मिला तो वो कर लिया, क्योंकि नहीं करेंगे तो दूसरे दिन पनिशमेंट मिलेगी, है ना? लेकिन एक्स्ट्रा काम जो मेरे हो सकता है कि ये होमवर्क में ना मिला हो, क्योंकि चैप्टर आधा पढ़ाए, वो बेल बज गई, आधा चैप्टर रह गया और दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा, तो वो आधे चैप्टर का तो भी हमने रिवीजन किया क्या घर में आकर? है ना? ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम बच्चे करते हैं ऐसा। तो हमको ध्यान देना है कि हमें रिवीजन डालने की आदत करनी है। अब और एक बात आती है कि हम पढ़ते होते हैं तो जो सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आता है तो उसमें हम बोर हो जाते हैं, तो उसमें हम इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उसको हमें समझने में मुश्किल होती है। तो एक तो उसको समझने के लिए आपको टीचर्स को पूछना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अभी वो क्या करते हैं, ट्यूशन लगवा देते हैं। मैं गलती कह रही हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमको ट्यूशन लगवा देते हैं और ट्यूशन में रेडीमेड आंसर आपको मिल जाता है, आपको बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। आपको क्या करवाया जाता है, सॉल्व करके दिया जाता है। सही कह रही हूँ, सॉल्व करके दिया जाता है। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है मेथड सिखाने की बात। वो तो स्कूल में ही सिखाते हैं, कभी कभी स्कूल वाले टीचर भी नहीं सिखाते। मैथ्स में किस तरह से हमको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, कितना समय देना है, वो छोड़ के, क्योंकि क्रैश कोर्स जो होता है ना, ट्यूशन अक्सर क्रैश कोर्स का होता है। जैसे कि अभी 1 महीना रह गया एग्जाम के लिए और 1 महीने में हमको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। मेथड समझाते रहेंगे तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या करते हैं वो, अभी फिलहाल के लिए इसको इतना, यही एग्जाम में आने वाला है,
आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लो। और आप भी सोचते पास हो जाएंगे, देखा जाएगा ना आगे। और पास होने की तैयारी कितने की रखते हैं, कितने परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए? 33। खैर अभी तो 33 हम लोग नहीं कहते, थोड़ा ज्यादा लेने का कोशिश करते हैं। जिसमें अच्छा रहता है उसमें तो परसेंटेज हम लोग सोच लेते हैं अच्छा है, लेकिन जो सब्जेक्ट में हमको इंटरेस्ट नहीं ना, उसमें क्या कहते हैं, पासिंग हो जाए कोई बात नहीं। तो इससे क्या हो जाता है कि पासिंग की तैयारी करते हैं तो हमको परसेंटेज उससे भी 10% कम मिलता है। ये ध्यान रखना है हर बच्चे ने कि आप जितनी तैयारी करते हो उससे हमको 10% कम मिलता है। यानी आप 90 का सोचोगे तो आपको 80% मिलेगा। ये मानकर चल रहे, इवेल्युएट करते आना चाहिए अपने आप को हमको। और ऐसा लगता है कि और अच्छे से हमको स्टडी पे फोकस करें। अब मैं ओवरऑल स्टडी की बात कर रही हूँ, ओवरऑल एग्जाम की तैयारी की बात कर रही हूँ। तो हमको इसके लिए टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। स्कूल में टाइम टेबल होता है, घर में टाइम टेबल है? नहीं। घर में टाइम टेबल होना चाहिए। जो सब्जेक्ट में हम कमजोर है उस सब्जेक्ट को हमें टाइम थोड़ा ज्यादा देना है ना। मैथ्स की बात अलग है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस होता है, तो एक बार मेथड समझ लो और प्रैक्टिस ज्यादा करो, वो एक बात हो जाती है। दूसरा हमको कोई जैसे याद करने का होता है, डेफिनेशंस याद करनी होते हैं, इक्वेशंस याद करनी होती है ना, थियरीज याद करनी होती है। इसके लिए आपको समझना तो है, लेकिन बहुत बार हमको हमारे स्कूल एज में वो समझ में, थियरीज खास करके समझ में नहीं आती, डेफिनेशन समझ में नहीं आती, उसको हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। रट्टाफिकेशन उसको कहते हैं, है ना। तो ये रट्टाफिकेशन करना सच में जरूरी हो जाता है उस समय, क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो उसके ऊपर हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं। कभी आपने थोड़ा सा कम ज्यादा कर लिया तो उसमें कम ज्यादा मार्क नहीं रहता, एक तो 0 होगा या फुल मार्क्स होंगे, बराबर। टीचर से पूछ रही हूं मैं, यानी आपने कोई इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन में H2O की जगह HO2 लिख दिया वाटर का, तो 0 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमने H और O लिखा है तो हाफ मार्क्स मिल जाए, होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। तो आपको वो पूरा याद करना पड़ता है, पीरियोडिक टेबल पूरा याद करना पड़ता है। ये सब याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसी प्रैक्टिस करोगे? याद करके उसको बार बार लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बिना देखे लिखने की कोशिश और खुद ही चेक करने की कोशिश कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, मैंने जो याद किया वो पूरे वर्ड टू वर्ड आया या नहीं, इक्वेशंस में सब एलिमेंट्स जो है उसको मैंने सही तरह से बैलेंसिंग किया है या नहीं, है ना। मेथड में, मैथ्स के मेथड में हमने कोई स्टेप तो मिस नहीं किया, ये चेक करने का काम किसका होगा? हम टीचर्स के ऊपर भरोसा करते हैं इस मामले में। टीचर्स ने पढ़ा दिया, आपका काम है उसको चेक बार बार करना खुद, और इतने बार करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि अभी किया तो मैं अभी 10 बार करूं, नहीं, आज 2 बार कर लिया, दूसरे दिन और करना है, यानी दूसरे दिन तक मुझे कितना याद रहता है और कितनी गलतियां मेरी होती है, ये मुझे देखना पड़ेगा। यानी आपको बार बार उसको लिखकर देखना पड़ेगा। आपको डेली के लिए जो याद करने वाला है उसके लिए आपको समय अलग से अलॉट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? चैप्टर्स हमको कितने करने, इसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि ये चैप्टर को मैं कितने दिन में पूरा कर सकता हूं। हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स होते हैं, आपके एग्जाम के अनुसार वो चैप्टर्स आपके कोर्स में होते हैं कि ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में है, ये चैप्टर सेकेंड टर्म में है, ये फाइनल में है ना। और अभी तो मुझे लगता है मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं नहीं होते? यूनिट टेस्ट होते हैं,
वीकली होते हैं अभी, बाप रे और आगे बढ़ गया। चले हमारे समय में कम से कम मंथली था। तो वीकली टेस्ट होते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हम कहाँ पर कमजोर है और अपनी कमजोरी खुद ही ढूंढनी है। एक बहुत अच्छा तरीका और है कि अगर आप 8th में है और आपके छोटे भाई बहन 6th और 7th में है तो आपने उनको पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे टीचर लोगों को आदत हो जाती है पढ़ा पढ़ा कर। कैसे आदत होती है, पहले सबसे पहले टीचर जैसे बीएड के एग्जाम देते हैं ना, तो बुक लेकर आते हैं पढ़ाने के लिए। बुक लेकर आते हैं, 1-2 क्लास करते हैं, बुक बाजू में रह जाती है, फिर घर से पढ़कर आते हैं। फिर 1 साल हो जाता है, बाद में पढ़ाने आते हैं तो उनको बुक हाथ में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पूरा याद हो गया उनको। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना है, जो हमें समझ में नहीं आता है उसको समझकर अपने फ्रेंड को या अपने से छोटे क्लास के बच्चों को अगर हम समझाओगे, एटलीस्ट बेसिक हमारा नॉलेज बढ़ जाता है और उसको हमें किसी और से प्रैक्टिस हो जाती है। हमको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पढ़ाते पढ़ाते ही आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप टीचर की भूमिका में आ जाते हो ना, तो आपको क्या लगता है कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको मैंने गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, तो आप अपनी पूरी तैयारी करते हो और पूरी तैयारी करके पढ़ाते हो तो आप अपने एग्जाम के लिए तैयार होते हो। और जो यहाँ पे होंगे बहुत से लोग जो सोचते होंगे कि आपको यूपीएससी की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी देनी है, तो ये लोगों ने तो खास करके अपने छोटे बच्चों, जो भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको पढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, 8th में जाते हैं तो 7th का भूल जाते हैं, 9th में जाते हैं तो 8th का भूल जाते हैं। होता है ऐसा, क्योंकि हमने एग्जाम दे दिया, सोचते हो गया बाबा छुट्टी मिल गई, अब आगे का पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे पोस्ट के लिए आगे तैयारी करनी है तो आपको ये पूरा मिडिल और हाई स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें थरा होना पड़ता है। और ये थरा होने के लिए आपको पढ़ाने की आदत रहेगी तो आप बड़े हो जाओगे तो भी आप निचले क्लास का कोई भी सब्जेक्ट भूलोगे नहीं। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होंगे, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होंगे, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। आज तो यूपीएससी के लिए हम लोग कितने लाखों रुपया करके एग्जाम्स देते हैं, है ना, वो तैयारी करते हैं। लेकिन अगर हम बचपन से ही इस तरह की तैयारी करते, इसलिए मैं तभी पूछ रही थी बच्चों को, किसको पूछा था मैंने कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो बोलते अभी तो 8th में ही, अभी नहीं सोचना है। नहीं, 8th से ही आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 8th से आपके सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, है ना। साइंस 7th तक अपना कॉमन होता है, ईवीएस कॉमन होता है ना। आर्ट्स के सब्जेक्ट में बहुत सारे कॉमन होते हैं, लेकिन जैसे ही 8th में आते हो आपके साइंस के सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री, सिविक्स दोनों आ जाता है। ईवीएस का भी मतलब ये, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पूरा सेपरेट होते चला जाता है। मैथ 7th तक सेम रहता है, 8th में जाते तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा में हो जाता है ना, अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब वो डीप स्टडी होते चली जाती है। तो डीप स्टडी करने के लिए हमारा करियर 8th से तय हो जाता है। बदल सकता है आगे जाकर, वो ऐसी बात नहीं कि हमने अभी 8th में सोच रहे तो वही करना है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम अगर वो तय कर लेते हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स हमें आगे फ्यूचर में चूज करना है 10th के बाद, है ना। 10th के बाद में हमें क्या चूज करना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, या फिजिकल इसमें जाना है। फिजिकली भी होता है ना, बीपीएड वगैरह होता है, उसमें भी टीचर्स बनते हैं। कोई इस तरह के आर्ट्स में जाना चाहता है जो ड्राइंग और अन्य एक्टिविटीज से संबंधित होता है, उसमें भी जाते हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट से हमको 8th से ही तैयारी करनी पड़ती है, एक सोच बना लेनी पड़ती है।
एक बात और अच्छे से ध्यान रखो, आपके माँ बाप जो सब्जेक्ट कह रहे हैं इमोशनल होकर वो मत चूज हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही चूज करो। और माँ बाप से भी ये कहना है कि वो बच्चों को अपना सपना पूरा करने के लिए अपना सब्जेक्ट मत थोपो। बहुत बार ऐसे होता है कि हम थोप देते हैं, बच्चा बोलता है मेरे पिताजी या माँ ने जो बताया वो नहीं करूंगा, तो उनको बुरा लगेगा, वो चूज कर लेते हैं। बाद में पता चलता है इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो उसमें पूरा अपना 100% दे नहीं पाते। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? हेलो, सबके समझ में आया? इससे और कुछ पूछना है? अगला कोई सवाल, लड़कियों में से किसी का सवाल? नहीं तो मैं पूछूंगी आपको। पूछना शुरू कर देते हैं। कोई क्वेश्चंस आपके? ये समझ में आना कैसे पढ़ना है, फोकस कैसे करना है? एक बार ध्यान रखना, सुबह उठते ही मेडिटेशन करना, कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए उठकर ही तय कर लेना कि आज मुझे कौन से सब्जेक्ट का अच्छी तैयारी करनी है। और रात को सोने के पहले 15 मिनट मेडिटेशन करना है, जिसमें आपको सोचना है जो मैंने सुबह तय किया था क्या वो पूरा हुआ या नहीं। नहीं हुआ है तो मुझे कल और मेहनत करनी है। और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? बस हो गया टाइम? हाँ, सुबह का स्कूल है, परीक्षा भी है। ओके, चलिए, तो अच्छी बात है। जो बैठे उनसे मैं क्वेश्चन पूछूं? पढ़ किस लिए रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो जी? मेरा क्वेश्चन। हाँ बताओ, क्यों पढ़ रहे हो? बताओ भैया, आंसर आना चाहिए आपको, कोई भी जो आपके मन में आ रहा है वो बोलो। हाँ, अरे मुझे गुजराती नहीं समझते ना। पैरों पे खड़े होने के लिए, पैर पर खड़े रहने के लिए, पैरों पर खड़े होने के लिए। और कोई आंसर? सही है। हाँ हाँ बोलो, हिंदी बोलो। गुजराती मीडियम में पढ़ रही हो? इंग्लिश में बोलो। किसी की जरूरत ना, जैसे गरज ना, किसी और की जरूरत ना पड़े लाइफ में। हाँ हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। ओके, और कोई आंसर? किसको मालूम है बाबा साहब ने क्यों पढ़ने के लिए कहा? पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनमें से पता है बाबा साहब ने क्यों पढ़ने के लिए कहा? आपको मालूम है ना बाबा साहब ने पढ़ने के लिए कहा कि नहीं मालूम? मालूम है क्यों कहा होगा पढ़ने के लिए? गुलामी मत कर। क्या बात कही आपने। बाबा साहब ने इसीलिए पढ़ने के लिए कहा कि आप अगर पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप गुलामी से मुक्त हो जाओगे, स्वाभिमान का जीवन जियोगे। बहुत सही। इसी बात को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, आर्टिकल 21 में। ये पढ़ने वाले बच्चों से नहीं मिला, वो उधर घूंघट वाली से मिला है। आंसर किससे मिला? जो घूंघट ले रही है उससे। इसका मतलब यह है कि वो जानते हैं, बाबा साहब को जान रहे हैं। पांचवी पढ़ी लिखी है। बताओ, अगर ज्यादा पढ़ाते तो शायद ज्यादा पढ़ लेते, कुछ और कुछ अच्छा कर लेते और कुछ अच्छा कर लेते। कोई बात नहीं, अभी भी पढ़ सकते हो। क्या उम्र है आपकी? नहीं फिर भी अंदाज 38। ये 42 में इन्होंने किया आगे की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन। 10 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के, 10 साल के बाद, एक 10 साल के बाद, एक 20 साल के बाद में।
पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और अभी तो इस तरह के कोर्सेस हुए हैं जिसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग कोर्सेस, जो घर में बैठकर भी हम पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं, आप किताब खोलकर परीक्षा दे सकते हो। नहीं, आप वो किताब रखते क्यों घर में? हिंदी बिल कोड भी पढ़ेगी। आप जो किताब रखोगे ना वो पढ़ेंगे। नहीं, आपने पढ़ा है? आप पढ़ते हो हिंदू बिल कोड? हाँ, तो आपने रामायण घर में रखा है? अच्छा, जिसके घर में है वो किताब लाने के लिए महिला तो नहीं गई होगी दुकान में, सही है? रामायण महाभारत किताब लाने के लिए महिला तो नहीं गई है दुकान में, लाया कौन है? पुरुष लाया। और दोष किसको दे रहा है? हाँ, और वो फिर पढ़ते हैं तो उसी के ऊपर दोष है, जो लाया है वो नहीं पढ़ता है, वो भी पढ़ता है, लेकिन पढ़ के उसके ऊपर अंधविश्वास करके उसको जैसा वैसे मान लेता है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है ना। एनीवे, ये विषय दूसरी तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि बाबा साहब ने कहा आप जो भी अपना करियर चूज करते हो ये सेकेंडरी हो जाता है। फर्स्ट इज लाइफ विथ डिग्निटी, जीने का एक रास्ता मिल जाता है एजुकेशन से। गरिमापूर्ण, हिंदी में गरिमापूर्ण है ना, गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का तरीका आ जाता है। समझ में आ रहा है? बच्चों के लिए इंग्लिश में बोल दो। वही बताया, लाइफ विद डिग्निटी, इंग्लिश में ही बोला है मैंने। अच्छा, सुना नहीं। तो ये आर्टिकल 21 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। हमें हमारे राइट्स क्या है, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई के साथ साथ हमें हमारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है ये भी पढ़ना उतना ही जरूरी हो जाता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके घर में अगर पढ़े लिखे फादर या मदर है वो बच्चों के साथ में इस पर चर्चा करे पढ़कर। अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ वो पढ़ के चर्चा नहीं करेंगे तो बच्चों को एजुकेशन जो स्कूल का है, जो एकेडमिक एजुकेशन है स्कूल का, उसके अलावा दूसरी तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलेगा, या तो वो समझ नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बाबा साहब को समझना है तो बाबा साहब ने एजुकेशन क्यों लिया, क्यों लेने के लिए कहा, ये समझना जरूरी है। हमारे राइट समझना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जरूरी है, और उस हिसाब से अपने लाइफ में सही गलत की पहचान करना जरूरी है। एजुकेट हो जाओगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाओगे। जैसे तभी मैत्री बात कर रही थी कृष्ण से ना, वो नहीं आया, कृष्ण से बात कर रही थी कि हम साइंस पढ़ते हैं लेकिन वो साइंस और घर में जो वातावरण है, जो परंपरा ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा है, वो साइंस से मेल नहीं खाता, तो हम पढ़ लिख कर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये समझने के लिए नहीं तैयार है कि ये दो कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें, मतलब विरोधाभास है। ये गलत है या सही है, इसको सोचने की हम जरूरत ही नहीं समझते। और जब वो नहीं समझते तो हमारे पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। एक कौम तैयार हो जाती है जिसे मेरी भाषा में मैं कहती हूँ पढ़ा लिखा मूर्ख। ऐसा पढ़ा लिखा मूर्ख कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर जाता है, अपनी डिस्पेंसरी खोलता है, बड़े बड़ा मैटरनिटी होम या मल्टी स्पेशलिस्ट का हॉस्पिटल रखता है, लेकिन ऑपरेशन में जाने के पहले वो ईश्वर को पहले पूजा करता है, नमन करता है कि मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। उसको खुद पर विश्वास नहीं होता है, उसको खुद पर विश्वास नहीं है कि मैंने जो सीखा है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है, तो मैं कॉन्फिडेंटली ऑपरेशन कर सकता हूं। उसको किसी की तो भी जरूरत होती है।
तो क्या वो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस है? ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अगर आप इस तरह की पढ़ाई कर रहे हो जिसमें आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं निर्माण कर सकते हो, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। सेल्फ डिपेंडेंट होना है तो आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके गले में धागे हैं, इसका मतलब आप खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। किस किस के पैरों में है? एक के तो देखा मैंने, तभी वो चली गई लगता है। समझ में आ रहा है ना? हम किस पर, मेरे हाथ में धागा है, मेरा उस पर विश्वास है, खुद पर नहीं है। तो हमको ये समझना है कि पढ़ाई लिखाई हमें कॉन्फिडेंस निर्माण करती है, और जब हमें कॉन्फिडेंस निर्माण करती है तो कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज जो मेरे हित में नहीं है, मेरे परिवार के हित में नहीं है, मेरे समाज के हित में नहीं है, वो अगर मेरे सामने आता है तो उसको फेस करने का और उसका विरोध करने की तैयारी मेरे में आ रही है, तो तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का महत्व है, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो? बहुत सी ऐसी स्ट्रेंथ ये पढ़ाई लिखाई आपको देती है अगर सही तरह से लेते हो, नॉट ओनली फॉर डिग्री। ठीक है ना? आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, पायलट बनो, जो भी बनो, आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलती हूँ अभी और रुकती हूँ। जय भीम, नमो।